और जितना साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन, रिपीटिशन, इन सब का महत्व है, उतना ही स्पिरिचुअलिटी में भी है। आप याद करो वो प्रसंग, स्वामी विवेकानंद ने बहुत लोगों को पूछा, भगवान को देखा है क्या? देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ जी के पिताजी, उनको पूछा। देवेंद्रनाथ जी ने कहा क्या देखा तो नहीं था, और झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा तुम्हारी आंखें बहुत तेजस्वी है। उन्होंने कहा ये बातें मत बनाओ, मैंने सीधा प्रश्न पूछा, उत्तर दो। उन्होंने कहा नहीं देखा है। तो फिर आपका तत्वज्ञान बेकार है। लेकिन दक्षिणेश्वर में एक अशिक्षित बैठे थे पुजारी, उनको पूछा क्या आपने भगवान को देखा है? तो उन्होंने कहा देखा है, रोज देखता हूं, तुमसे जैसी बात कर रहा हूं वैसे उससे बात करता हूं, और अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो तुम भी ये कर सकोगे। 100 प्रकार की परीक्षाएं लेकर उनके रास्ते पर विवेकानंद चले, तो अंधभक्ति से नहीं चले, उसके पीछे चले जिसने बताया हाँ मैं करता हूं, तुमको दिखा सकता हूं। स्पिरिचुअलिटी और विज्ञान, इसमें एक्सप्लोरेशन का तरीका अलग है। एक मटेरियल वे है, एक स्पिरिचुअल वे है, इंट्यूशन का रास्ते से जाता है, और इसलिए इनका विरोध कहीं नहीं है। जो पश्चिम में झगड़े मचे हैं, साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट, दिस सेक्ट वर्सेस दैट सेक्ट, नेशन वर्सेस इंटरनेशनलिज्म, ये बेकार के झगड़े हैं, क्योंकि एक समझ अधूरी रह गई उनकी। गलत नहीं है, अधूरी है जरूर, सब कुछ छोड़ दो ऐसा नहीं है, लेने लायक भी बहुत कुछ है, लेकिन जहां वो इनकम्प्लीट है हमको फुलफिल करना है, हम कर सकते हैं। इन सबको जोड़ने वाली बात हमारे पास है, और इसलिए इन सब ड्युअलिटीज में कोई विरोध नहीं है। ये समझ के बैलेंस्ड होके हम चलेंगे। स्टार्क मटेरियलिज्म विल मेक योर लाइफ हेल, और केवल स्पिरिचुअलिज्म विल ऑल्सो लीड यू टू डार्कनेस। ये उपनिषदों ने कहा, मैं नहीं कहा हूं। केवल विद्या की उपासना करते, केवल अविद्या की उपासना करते तो डार्कनेस में जाओगे, और केवल विद्या की उपासना करते हो तो उससे ज्यादा गहन अंधकार में फंसोगे। दोनों को प्राप्त करो। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते, उसका भी उपयोग करो, मृत्यु पर विजय करो, और अमृतत्व प्राप्त करो विद्या का उपयोग करके। इस बैलेंस को लेकर हम सब जगह चलेंगे, नहीं तो ड्युअलिटी का मैनेजमेंट दुनिया के पास नहीं है, वो हमारे पास है। और हमारा व्यवहार सबका अपने समाज में एक देश के नाते या बाहर दुनिया को देखते हुए ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल ऐसा होना चाहिए। अपनी स्वतंत्रता के बाद आप देखिए इतिहास, भारत में किसी की सरकार रही हो, कोई पार्टी रही हो, अंतरराष्ट्रीय जगत में विश्व शांति के जितने प्रयास हुए, सही हो गलत हो, सच्चे मन से हो, हाइपोक्रिटिकली हो, लेकिन घोषित पर्पस अगर विश्व शांति का है, झगड़े मिटाने का है, तो हमेशा भारत उसमें एक प्रमुख सहयोगी रहा है। बाकी लोग अपने हाइपोक्रेसी के कारण उससे अलग हो गए, लेकिन भारत बना रहा है अभी तक। ये है क्योंकि ये हमारा तरीका है। जब जब दुनिया में आपत्ति आई, हमारा जितना सामर्थ्य था हमने सहायता की। अभी हमारा सामर्थ्य बढ़ गया है तो हमने मालदीव को पानी दिया, हमने जिहादियों के संघर्षों की आग में से वहां के नागरिकों को अपनी जान जोखिम में डालकर छुड़ा के लाया। ऐसा पहले भी हमने कहा है। श्रीलंका में पीस कीपिंग को फोर्स हमने भेजा है, वो सही था गलत था बात अलग है, उसके पीछे स्पिरिट क्या था। हमारा कोई दायित्व है दुनिया के प्रति, क्योंकि हमारा कुटुंब है। इस बात को समझाना है तो जैसा मैंने कहा, डायलॉग एंड कॉन्सेंसस एक बात है। कॉन्सेंसस होते तक रुकना, इम्पेशेंट होके फोर्स नहीं करना, देर आयत दुरुस्त आयत, ये मंत्र रहेगा।
और दूसरी बात है कि उससे भी ज़्यादा स्पीडीली और ये डायलॉग और कॉन्सेंसस भी इफेक्टिव हो, इसलिए लीडिंग बाय एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे। तो पहले हमको भारत का उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। भारत ऐसा है, ऐसे भारत को होना पड़ेगा। और आजकल केवल होने से लाभ नहीं होता ना, दिखाना भी पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था, जो है उसको लोग देख लेते थे, वो दिख जाता था, तब लोग उसको मानते थे। आजकल जो नहीं है वो भी दिखता है और दिखाते भी है। जो है उससे बिल्कुल उल्टा दिखाने की भी विधियां प्रचलित है। इसलिए भारत को ऐसा होना पड़ेगा और भारत को ऐसा दिखना भी पड़ेगा। और दूसरी बात है कि भारत ऐसा है, भारत ऐसे दिखता है, इतना काफी नहीं, क्योंकि दुनिया को हर सत्य के पीछे कोई शक्ति चाहिए तब दुनिया मानती है। और इसलिए भारत को सभी बातों में नंबर 1 होना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था हो, सामरिक बल हो, ज्ञान शक्ति हो, सभी बातों में भारत को श्रेष्ठ होना पड़ेगा। भारत को अपना उदाहरण दिखाना पड़ेगा और भारत को बोलना पड़ेगा। भारत ही बोल सकता है अधिकारवाणी से, और कोई नहीं लोग बोल सकते। आज की तारीख में जो भी हमारा अपने स्वतंत्रता के बाद का रवैया रहा है इतने दिनों का, वो क्यूमुलेटिव है। मैं किसी एक को नहीं उसका क्रेडिट दे रहा हूं, और केवल पॉलिटिशियंस को भी क्रेडिट नहीं है। पूरे भारत का जो व्यवहार रहा है, समाज का व्यवहार, तंत्र का व्यवहार, शासन का व्यवहार, राजनीतिक दलों का व्यवहार, कुल मिलाकर नतीजा यह है कि आज की तारीख में आवर कंट्री, भारत इज द मोस्ट बिलीव्ड कंट्री, बिलीव्ड इन कंट्री। इस क्रेडिबिलिटी को हमको बढ़ाना पड़ेगा, उसको शक्ति की जोड़ देनी पड़ेगी, अपना उदाहरण रखना पड़ेगा। और भारत का यह तरीका होगा कि भारत सारी दुनिया को अपना मानकर किसी भी छोटी सी डाइवर्सिटी, मिनिस्कुल माइनॉरिटी में भी हो तो भी उसके सम्मान, प्रतिष्ठा, सुरक्षा की चिंता करते हुए सब अपनी अपनी विशिष्टता में चलेंगे, अपना अपना जीवन अपने तरीके से लगाएंगे, जलाएंगे और दुनिया को कंट्रीब्यूट करेंगे। ये यूनिट्स है। जैसे अपने शरीर, एक अप्रगत पहला जीव है अमीबा, उसका कुछ नहीं, आकार भी नहीं है, बस सब कुछ उसी में हो जाता है। एक सेल में सब कुछ हो जाता है, खाने से लेकर छोड़ने तक सारी बातें, संख्या बढ़ाने की बातें उसी एक सेल में हो जाती है। लेकिन सबसे विकसित प्राणी दुनिया का मानव है, उसके अपने अपने अवयव है, उसका अपना अपना स्थान है, अपना अपना फंक्शन है, वो सब अलग अलग है, लेकिन वो सारा का सारा एक शरीर को, एक जीवन को कंट्रीब्यूट करता है। अलग अलग स्थान, अलग अलग फंक्शन, अलग अलग आकार, रूप, रंग होने के बाद भी एक शरीर को हम पोषित कर रहे हैं। ये जब तक रहता है तब तक आदमी जीवंत रहता है। उसमें एबरेशन आने लगा तो फिर पैरालिसिस होता है, कुछ होता है, ये होता है, आदमी मर जाता है। उसमें एक बार होड़ लगी, सब इंद्रियों ने सोचा हम ही सबसे प्रमुख है। वो विवाद हुआ, ब्रह्मा जी के पास गए, आपने शरीर बनाया मनुष्य का, बताइए हाथ महत्वपूर्ण नंबर 1 कौन है? हाथ है कि आंख है कि जबान है कि? तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या बताऊं भैया, मैंने बना दिया, अब ऐसा करो ना 8-8 दिन छुट्टी लेके चले जाओ, जिसके छुट्टी में सब गड़बड़ होगा वो सब नंबर पहले। तो पैर चले गए पहली छुट्टी पर, 7 दिन के बाद वापस आए, पूछा कैसे हुआ, तो बोले हाँ लंगड़ते रहे लेकिन चल गया, जीवन तो चल रहा है। हाथ गए तो भी चल गया, आंख गई तो भी चल गया, जबान गई तो भी चल गया, सबका हो गया। सब सोचने लगे, तो प्राणों ने कहा कि अब जरा हम भी हो आते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत हम ही करते, दिखते नहीं बिल्कुल। तो प्राण जैसे निकलने लगे वैसे शरीर ऐसा अस्वस्थ हो गया कि प्राणों को वापस आना पड़ा। ऐसे दुनिया में ये सारे राष्ट्र है, अलग अलग प्रकार के हैं,
किसी का तो क्या पर्पज है समझ में भी नहीं आता, लेकिन जरूर कोई पर्पज है इसलिए वो है. इफ दे हैव नो पर्पज दे विल नॉट एग्जिस्ट. अगर एग्जिस्टेंस में है तो इसका मतलब दे आर सर्विंग सम पर्पज, दे आर टू बी रिस्पेक्टेड, प्रोटेक्टेड, एक्सेप्टेड. और उनको यह सोचना चाहिए कि हम है, अलग है, विशिष्ट है, श्रेष्ठ भी होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन हम जो भी है विश्व रूप शरीर के हम अंग है. हमको इस विश्व के जीवन को निरामय, सुखमय, शांतिमय बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करना है. इस भाव को अपने उदाहरण से सारे विश्व में उत्पन्न करना, ये हमारा दुनिया को जोड़ने का तरीका है. हम यूनाइट करें न करें, हम कनेक्ट जरूर करेंगे, और वो कनेक्शन ऐसा परमानेंट होगा कि आदमी की मेमोरी फेल कर जाएगी. शायद 3-4 हजार साल के बाद फेल कर जाती है सामूहिक मेमोरी, ऐसा लगता है हमको. तब तक तो वो ठीक ही चलेगा. और ये हमको आपको करना है. उसमें बात यह है कि हमको आपको करना है विथ ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, विथ फुल सिंसियरिटी. हमको करना है.